दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एनएससी के आईपीओ और साथ ही जियो के आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में इंडिया के दो बिगेस्ट आईपीओ आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इन दोनों ही आईपीओ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो के आईपीओ के बारे में। तो जो जियो का आईपीओ है इसकी ऑलरेडी डीआरएसपी फाइल हो चुकी है और जियो प्लेटफॉर्म की जो वैल्यूएशंस है वो 11 से 12 लाख करोड़ के अराउंड है। हाल ही में रिलायंस का 49th एनुअल जनरल मीटिंग था, यानी कि एजीएम था, और लोग इस एजीएम से उम्मीद भी कर रहे थे कि इस एजीएम में जियो के आईपीओ की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो फाइनली इस एजीएम में जियो के आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई और कंपनी ने अपना डीआरएसपी भी फाइल कर दिया है। कंपनी के अकॉर्डिंग आईपीओ में 27 करोड़ फ्रेश शेयर सेल किए जा सकते हैं, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू के अनुसार होने वाला है। वैसे अभी कंपनी का सिर्फ डीआरएसपी फाइल हुआ है, तो कंपनी की जो फाइनल इशू प्राइस है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग तय की जाएगी। तो अंबानी जी का कहना है कि रिलायंस के जो भी शेयर होल्डर्स हैं तो आईपीओ के जरिए उनकी जो वैल्यू है वो अनलॉक होगी, यानी कि उनको बड़ा मुनाफा होने वाला है। वहीं पर जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जिनके पास रिलायंस के शेयर्स नहीं हैं, वे इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या मार्केट में लिस्ट होने के बाद वो इसमें बाई कर सकते हैं और इस तरह वे जियो के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ है ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लिस्टिंग हो सकता है, यानी कि कंपनी की जो वैल्यूएशंस है वो करीब 11 से 12 लाख करोड़ के अराउंड है। तो बहुत बड़ी कंपनी है, यानी कि टेलीकॉम के अंदर जियो का एक तरह का डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। तो मार्केट में दो ही आपको टेलीकॉम में मेजर प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, एक है एयरटेल जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और दूसरा है जियो जिसने आईपीओ के लिए मार्केट में हाल ही में डीआरएसपी फाइल किया है। तो जियो के डीआरएसपी में बताया गया है कि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो कंपनी उसको कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है। इसके अलावा कंपनी बाकी के फंड का यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में करने वाली है। तो जियो के आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, यानी कि 50% का पोर्शन जो क्यूआईबीज है उनके लिए रिजर्व रखा गया है। आईपीओ में 100% बुक बिल्डिंग प्रोसेस होने वाला है। क्यूआईबीज का जो 60% पोर्शन होता है, यानी कि क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन रखा जाता है, उसमें से 60% का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होता है। और एंकर इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनीज और साथ ही जो पेंशन फंड्स हैं वे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। तो कंपनी ने बताया है कि 2030 तक कंपनी का जो इबिटा है वो 1.7 से 1.8 लाख करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 11 से 12 लाख करोड़ है। इस आईपीओ में अगर लीड मैनेजर को देखें तो आईपीओ के लीड मैनेजर में ग्लोबल जायंट्स जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, यूबीएस, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, तो इस तरह के कुछ नाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एक्सिस कैपिटल, एसबीआई कैपिटल मार्केट, एचडीएफसी बैंक, आईआईएफएल कैपिटल, तो इस तरह के कुछ नाम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ लीड मैनेजर्स हैं। तो रिलायंस जियो के आईपीओ में अगर देखें तो इसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, तो कई इसमें ग्लोबल जायंट्स हैं, जैसे कि इसमें आपको गूगल, मेटा, केकेआर, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल एटलांटिक, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, तो इनका इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। वहीं पर जियो के प्लेटफॉर्म में रिलायंस इंडस्ट्री का 67% का स्टेक है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री इसमें मेजर स्टॉक होल्डर है। तो जियो की ओर से डीआरएसपी फाइल हो चुकी है, तो जैसे ही इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिलेगी जल्द ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। तो जो आईपीओ है ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ हो सकता है, यानी कि कंपनी आईपीओ के जरिए 27 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करने वाली है। यहाँ पर कोई भी पोर्शन ऑफर फॉर सेल नहीं होने वाला है और उम्मीद है कि कंपनी आईपीओ के जरिए करीब 35,000 करोड़ रुपये रेज कर सकती है। तो ये जो आईपीओ है ये इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ हो सकता है। इससे पहले जो हुंडई का आईपीओ आया था वो करीब 28,000 करोड़ रुपए का था, जबकि ये जो आईपीओ है ये 35,000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा का हो सकता है। तो जैसे इनको सेबी की ओर से मंजूरी मिलती है, क्या इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब एनएससी के आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है एनएससी का आईपीओ। अगर एनएससी की वैल्यूएशंस की बात करें तो जो एनएससी की वैल्यूएशंस है वो करीब 5 लाख करोड़ के अराउंड है। एनएससी इंडिया का एक लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट में दो मेजर एक्सचेंज है, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी।
BSE ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन NSE ने हाल ही में IPO के लिए DRHP फाइल किया है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो करीब 5 लाख करोड़ के अराउंड है। तो NSE के अंदर ज़्यादातर कमोडिटीज ट्रेड होता है। NSE का IPO करीब 30,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ है और इसका 6% स्टेक कंपनी IPO के जरिए सेल करने वाली है। कंपनी के IPO को देखें तो कंपनी का IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पोर्शन फ्रेश इशू का नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो भी पुराने स्टेक होल्डर्स हैं, वे अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो IPO के जरिए 148.9 मिलियन यानी कि 14.89 करोड़ इक्विटी शेयर सेल किया जाएगा। कंपनी IPO के जरिए 6% अपनी हिस्सेदारी सेल करने वाली है। IPO के जरिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सेल किया जाएगा। इसके अलावा MS स्ट्रेटजिक, कनाडा पेंशन प्लान, अरंडा इन्वेस्टमेंट और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कि IPO में अपने शेयर्स को ऑफलोड करेंगे। सेंट्रम इंस्टीट्यूशंस रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर देखें तो NSE एक बहुत बड़ी संस्था है और इसका मार्केट में एक तरह से डोमिनेंस देखने को मिल जाता है, यानी कि कैश इक्विटी शेयर्स के अंदर इसकी 93% की हिस्सेदारी है। वहीं पर इक्विटी फ्यूचर के अंदर इसकी 100% की और साथ ही इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन में इसका 72% का स्टेक है। वहीं पर फाइनेंशियल 26 के अंदर अगर डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो डेरिवेटिव मार्केट में इसकी एक तरह से मोनोपोली देखने को मिल जाती है और साथ ही कॉर्पोरेट बॉन्ड क्लियरिंग के अंदर भी इसकी एक तरह से कमांडिंग प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी देखें तो ये 5.5 ट्रिलियन है। तो उम्मीद है इसका जो EPS है वो फाइनेंशियल 28 के एंड तक 38 से 40 गुना के अराउंड बढ़ सकता है। सेंट्रम के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो फाइनेंशियल 21 से 26 के बीच में 24% के स्ट्रॉन्ग CAGR से ग्रो करते हुए देखने को मिला है। वहीं पर EBITDA और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 23% के CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का जो मार्जिन है वो 70% से अबव है। वहीं ROE को देखें तो ये 30% से अबव है और वहीं फाइनेंशियल 26 में कंपनी के इनकम में भी सुधार की संभावना है। फाइनेंशियल 26 से फाइनेंशियल 28 के एंड तक कंपनी के नेट प्रॉफिट में मोर देन 16% के CAGR से ग्रो होने की उम्मीद है। तो जिस तरह से लोग शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट को लेकर लोग अवेयर हो रहे हैं और जैसे जैसे मार्केट के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है, यानी कि इस तरह के जो एक्सचेंज है NSE और BSE, तो इनको भी इसका फायदा मिलने वाला है। हालांकि BSE ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन NSE अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो NSE की ओर से DRHP फाइल हो चुकी है। तो जैसे ही NSE को मंजूरी मिलती है, कंपनी जल्द ही अपना IPO लेकर आ सकती है। तो जैसे ही इनसे रिलेटेड कोई अपडेट आती है या इनको मंजूरी मिलती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।